हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी मित्रों को और विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। एक बार फिर से हम शुरू करते हैं और आज इस सीरीज का तीसरा वीडियो होगा। समकालीन विश्व राजनीति चल रही है और समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया से रिलेटेड सारी शंकाओं का समाधान आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे बिना देरी किए समकालीन दक्षिण एशिया के इस पाठ पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा समकालीन दक्षिण एशिया। तो आइए शुरू करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया से जुड़े हुए हर बिंदु का एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अध्ययन। सबसे पहले आमतौर पर समकालीन दक्षिण एशिया में कहां और किसको शामिल किया जाता है, इस पर हम नजर दौड़ाते हैं। आमतौर पर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यानी भारत से जुड़े हुए तीनों देश जो 1947 से पहले एक ही देश हुआ करते थे, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसके अलावा श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी है, मालदीव जो भारत का पड़ोसी है, समुद्री सीमा मालदीव से भारत की लगती है, नेपाल, भूटान, इन सारे देशों को दक्षिण एशिया में आमतौर पर शामिल किया जाता है। यानी आमतौर पर इन 7 देशों को शामिल किया जाता है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान। लेकिन कभी कभार इस चर्चा में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है। येगेनी डेलाक्रो, ये 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी। येगेनी डेलाक्रो ने सन 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी और इस पेंटिंग का शीर्षक था लिबर्टी लीडिंग द पीपुल। लिबर्टी लीडिंग द पीपल। इस पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया था। तो यहां से एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि येगेनी डेलाक्रो की 1830 में बनाई गई पेंटिंग का शीर्षक क्या था? तो लिबर्टी लीडिंग द पीपल। अब दक्षिण एशिया की जो राजनीतिक प्रणाली है हम उसका अध्ययन करेंगे। आपको पता चल गया कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं। देखिए, भारत और भारत के सारे पड़ोसी, चाइना को छोड़कर भारत के सारे पड़ोसी हैं, वो दक्षिण एशिया में शामिल किए जाते हैं। तो दक्षिण एशियाई देशों में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है? दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में कोई एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यहां से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या दक्षिण एशिया में एक सी राजनीतिक प्रणाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। जहां भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक के साथ साथ सैनिक व्यवस्था भी है। यानी दोनों तरह की शासन व्यवस्थाएं रही हैं। शीत युद्ध के बाद से देखें तो बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है, लेकिन शीत युद्ध से पहले यहां पे भी सैनिक सरकारें रह चुकी हैं। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी, एक बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में, एक नवाज शरीफ के नेतृत्व में। लेकिन सन 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। किसके नेतृत्व में? परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में। लेकिन 2008 के बाद से यहां पे भी किसका शासन है? लोकतांत्रिक शासन है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, यानी संविधान भी था, राजतंत्र भी था। लेकिन सन 2008 में राजतंत्र को खत्म करके नेपाल को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? लोकतांत्रिक गणराज्य। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों की बात करें तो एक भूटान है, एक मालदीव है। वहां पे भी ऐसे ही बदलाव होते रहे हैं। भूटान सन 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना, राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र बन उभरा। वहीं मालदीव में वर्ष 1968 तक सल्तनत शासन हुआ करता था, यानी सुल्तान का शासन हुआ करता था। सन 1968 में यह एक गणतंत्र बना। कौन? मालदीव। और यहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। जून 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको शॉर्ट में एमडीपी कहते हैं, का देश के राजनीतिक मामलों में अब तक दबदबा रहा है। भारत और पाकिस्तान ने 20वीं सदी के अंत तक खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में भी शामिल कर लिया है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी, यानी दक्षिण एशिया के देशों में कहां किस प्रकार का शासन है इस बारे में। तो आप जानेंगे कि भारत श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, पाकिस्तान बांग्लादेश में लोकतांत्रिक के साथ साथ सैनिक दोनों मिलीजुली शासन व्यवस्थाएं रही हैं। वहीं बांग्लादेश में शीत युद्ध के बाद से लोकतंत्र है। उसी प्रकार
नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था 2006 तक, लेकिन 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। इसके अलावा भूटान 2008 में वहां पे संवैधानिक राजतंत्र आया, और मालदीव जहां पे 1968 तक सल्तनत कालीन शासन हुआ करता था, 1968 में गणतंत्र बनता है, यहाँ अध्यक्ष शासन प्रणाली को अपनाया जाता है, और जून 2005 में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया जाता है। अब प्रमुख प्रश्न पर गौर कर लेते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में किस प्रकार के विवाद प्रमुख तौर पर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिण एशियाई देशों में किस प्रकार के विवाद प्रमुख तौर पर रहे हैं? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद आमतौर पर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल है, सीमा विवाद और एक नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद। इसके अलावा जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे के मुद्दे पर भी अक्सर झगड़े चलते रहे हैं। यूएनडीपी की बात करें, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2018 की बात करें, तो भारत का स्थान यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में 130वां था। वहीं दक्षिण एशियाई देशों में श्रीलंका का स्थान सबसे उच्च था, 76वां। जन्म के समय आयु प्रत्याशा के मामले में भी श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश भारत की स्थिति से बेहतर थे। अब दक्षिण एशिया से जुड़ा हुआ प्रमुख घटनाक्रम देखते हैं। देखिए क्या क्या हुआ किन किन देशों में। आपको जानकारी होगी कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र उस समय स्वतंत्र हुए थे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत के स्वतंत्र होने के अगले ही वर्ष 1948 में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया था। 1948 में ही श्रीलंका तत्कालीन सिलोन को आज़ादी मिली थी, यानी उस समय श्रीलंका का नाम क्या था? सिलोन। 1954-55 पाकिस्तान सीटो, यानी पहले सीटो का और फिर सेंटो के गुट में शामिल होता है। 1954 में सीटो और 1955 में सेंटो। बात करते हैं सिंधु जल समझौते की, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के। तो सबसे पहले यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह समझौता कब हुआ? तो ध्यान में रखिए 19 सितंबर 1960 की बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के। इसमें विश्व बैंक इस समझौते में मध्यस्थता करती है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में हस्ताक्षर किए। उसके बाद 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर के युद्ध होता है। 1965 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होता है। 1966 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बाद ताशकंद में एक समझौता होता है। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी हुआ करता था और आज भी है। वहां पे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बाद में एक समझौता हुआ। 9 अगस्त 1971 डेट याद रखिएगा। भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत किए। कहा जाता है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ चीन और अमेरिका दे रहे थे, तो इससे पहले ही सोवियत संघ ने भारत की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और 20 सालों के लिए एक मैत्री संधि पर दस्तखत किए। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही बांग्लादेश की मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। कब की बात है ये? 26 मार्च 1971। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। भारत पाकिस्तान के युद्ध के अगले साल 3 जुलाई को, याद रखिएगा 2 नहीं बल्कि 3 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अमन को लेकर के, शांति को लेकर के। इसके बाद की एक और मुख्य घटना है, वो है 18 मई 1974 भारत परमाणु परीक्षण करता है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा और यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। इसके बाद 7-8 दिसंबर, यानी मुख्य डेट 8 दिसंबर याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 की बात है। दक्षेश यानी सार्क के देशों का पहला शिखर सम्मेलन होता है बांग्लादेश में और इसमें दक्षेश की स्थापना की जाती है। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता होता है। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान होता है इस समझौते के तहत।
1987 से 90 के बीच। 1988 में मालदीव में भारत सेना भेजता है भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए। 1993 की बात करें तो दक्षेश के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेश के देशों को वरीयता देने की संधि साप्टा पर हस्ताक्षर होते हैं। तो साप्टा पर हस्ताक्षर कब होते हैं? 1993। कौन सा शिखर सम्मेलन था यह दक्षेश का? 7वां शिखर सम्मेलन था। दिसंबर 1996 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच में फर्क का जल संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद 1998 आता है जिसमें 11 और 13 मई, दो डेट याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए थे। तो भारत ने परमाणु परीक्षण किया था 11 और 13 मई 1988 को पोखरण राजस्थान में। 11 मई को 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण हुए थे और 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे। ये परीक्षण जब किए गए तब भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और इन परीक्षण में का कोड नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा एक शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। यानी लाहौर बस यात्रा से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर जाते हैं और एक शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन इसी बीच जून जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध को करगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जुलाई 2001 अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच में आगरा में एक बैठक होती है। हालांकि यह बैठक असफल हो जाती है। फरवरी 2004 की बात करें तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में दक्षेश का 12वां शिखर सम्मेलन होता है और उसी सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साप्टा पर हस्ताक्षर होते हैं। 2007 में अफगानिस्तान दक्षेश का सदस्य बनता है। नवंबर 2014 में 18वां दक्षेश का सम्मेलन होता है और यह सम्मेलन होता है काठमांडू, नेपाल। काठमांडू, नेपाल, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि दक्षेश का यानी सार्क का मुख्यालय भी है। तो इस प्रकार ये जो प्रमुख घटनाक्रम हुआ था दक्षिण एशिया के देशों में, इसको सार रूप में हमने जाना। अब हम बात करते हैं अलग अलग देशों की। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र किस प्रकार से चला है, इस बात को हम इस आर्टिकल में देखते हैं। पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद सैनिक शासन की स्थापना हुई और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। सन 1971 की बात करें तो भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होता है और युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बनता है और वो कहलाता है बांग्लादेश। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनती है जो कि 1971 से 1977 तक रहती है। 1977 में जनरल जिया उल हक हैं, वो इस सरकार को गिरा देते हैं। 1982 के बाद जिया उल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ता है। 1988 में एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनती है। 1999 में सेना के दखल से जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया और 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया। तो यहां आपने सार रूप में जाना कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक पाकिस्तान में किस तरह का घटनाक्रम घटा। अब कुछ मुख्य प्रश्नों पर नजर डालते हैं। तो एक प्रश्न बनता है, पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं रह पाया, इसके प्रमुख कारण क्या रहे? तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी नहीं बन पाने के कई कारण हैं, जिनमें से 2 प्रमुख कारण हैं। एक है यहां सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा रहा है और इसी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। दूसरा जो कारण है वो है अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों की वजह से पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। तो ये 2 कारण हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सफल नहीं हुआ और यही 2 प्रमुख कारण रहे लोकतंत्र की असफलता के। उसके बाद में बांग्लादेश में लोकतंत्र की बात करते हैं।
तो देखिए 1947 से लेकर के 1971 तक पाकिस्तान का ही अंग होता है बांग्लादेश। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। यानी पश्चिमी पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर उर्दू भाषा को लाद रहा था और उन पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। यहाँ के लोग बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसका विरोध करते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ इस जन संघर्ष का नेतृत्व किया था शेख मुजीबुर रहमान ने। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी ने 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। इसी दौरान पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन करने लगे। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की इस मांग का समर्थन किया। वर्ष 1971 की बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध की समाप्ति का जो परिणाम निकलता है वो है पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण होता है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करवा करके संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे बांग्लादेश में फिर से तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अगस्त 1975 में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। उसके बाद सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और सन 1979 के चुनाव में विजयी रही। बाद में जियाउर रहमान की भी हत्या हो जाती है और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन है वो बागडोर संभालता है। लेकिन वर्ष 1990 में लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों की वजह से राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ता है। सन 1991 में चुनाव होते हैं। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बांग्लादेश में किस प्रकार से आजादी के बाद से शासन व्यवस्थाएं रही हैं। अब हम देख लेते हैं नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र कैसे रहा है। नेपाल एक हिंदू राज्य हुआ करता था। यहाँ पर कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। 1990 के दशक में माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हो गए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की वजह से राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग थी उसको मान लिया। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। अप्रैल 2006 की बात करते हैं तो यहाँ पे देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन होते हैं और इनको पहली बड़ी जीत उस समय हासिल होती है जब राजा ज्ञानेंद्र ने जो 2002 में संसद को भंग किया था उसको वापस बहाल कर दिया। नेपाल में हुए इस अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। यहाँ से एक छोटा प्रश्न भी बन सकता है कि 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस कहाँ पर प्रतिरोध कर रहा था। वर्ष 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। यानी 2008 के बाद से नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य है। वर्ष 2015 में नेपाल ने नए संविधान को अपना लिया। इसके बाद में देखते हैं श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष होता है उसके बारे में। वर्ष 1948 में जैसा कि आपको पता है आज़ादी मिली थी तत्कालीन सिलोन को। उसके बाद से लेकर के अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। आज़ादी के बाद से इस श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक समुदाय सिंहली का दबदबा रहा था, जबकि अल्पसंख्यक तमिलों को सत्ता में कोई खास हिस्सेदारी नहीं दी गई। तमिलों के प्रति उपेक्षा का यह जो बर्ताव था इसने एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज को बुलंद किया। सन 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे का गठन करते हैं। लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। लिट्टे ने नए तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए
एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। भारत की जनता है वो तमिल जनता का साथ देती है, भारतीय सरकार पर दबाव डालती है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। सन 1987 में भारत की सरकार ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया और इस समझौते के तहत तमिलों और श्रीलंका सरकार के बीच रिश्ता सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा जाता है। लेकिन भारतीय सेना की श्रीलंका में उपस्थिति को वहां की जनता ने पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। इसी कारण वर्ष 1989 में भारत अपनी शांति सेना को लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला लेता है। 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। इसी के साथ वहां पे सशस्त्र संघर्ष था वो समाप्त हो गया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जातीय संघर्षों की चपेट में आने के बावजूद श्रीलंका उच्च विकास दर और लोकतंत्र को बचाने में सफल हो गया। कथन की पुष्टि के लिए पक्ष में तर्क दीजिए। तो बड़ा ही इजी है। कठिन जातीय संघर्षों की चपेट में आने के बाद भी श्रीलंका ने विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया के देशों में सबसे ज्यादा है। यहां तक कि दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका सबसे पहला देश है जिसने उदारीकरण को अपनाया। 2018 के HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक की बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों में श्रीलंका का स्थान सबसे ऊपर 76वां था। इस अंदरूनी संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था भी कायम रखी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कठिन जातीय संघर्षों की चपेट में आने के बावजूद श्रीलंका उच्च विकास दर और लोकतंत्र को बरकरार रखने में सफल हुआ है। अब हम देखते हैं भारत श्रीलंका संबंधों में आए उतार चढ़ाव पर टिप्पणी। सन 1987 की बात है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया। लेकिन भारतीय सेना की श्रीलंका में उपस्थिति को वहां की जनता ने पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। इसी कारण वर्ष 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला लिया। उसके बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति अपना रही है, यानी अंदरूनी मामलों में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं देने की नीति अपनाई जा रही है। दिसंबर 1998 में भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर भी दस्तखत किए हैं। श्रीलंका में आई सुनामी से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भारत और श्रीलंका एक दूसरे के वापस करीब आए हैं। तो यहां से एक छोटा प्रश्न भी बन सकता है कि भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो दिसंबर 1998 में। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान में किन मुद्दों पर विवाद है, समझाइए। देखिए, दक्षिण एशिया में भारत है वो केंद्र में है। इस कारण से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता किससे रहा है? भारत से रहा है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख संघर्ष है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है और इनमें सबसे बड़ा संघर्ष है, सबसे बड़ा विवाद है वो है कश्मीर को लेकर। विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1947-48 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK कहलाता है और दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। फिर 1965 के युद्ध के बाद भी इस मसले का कोई समाधान नहीं हुआ। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा युद्ध भी जीता, लेकिन कश्मीर मसला आज भी अनसुलझा ही था। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा ही तनातनी रही है। यानी दूसरा जो कारण है विवाद का है वो है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करने का और हथियारों की होड़ का। एक और विवाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रमुख है वो है नदी जल बंटवारे को लेकर। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए समझौते में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति
अयूब खान कराची में हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद एक जो प्रमुख विवाद है वो सीमा विवाद है। कश्मीर हो चाहे कच्छ का रण, सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है वो आज भी कायम है। पांचवा जो विवाद का प्रमुख कारण है वो है हथियारों की होड़। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने भी चंगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए, जहां दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ नजर आई। आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देशों में तनातनी है। भारत सरकार का हमेशा से आरोप रहा है कि पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पर पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न रहने के आरोप भी लगे हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुख विवाद हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कायम है। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देख लेते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई अन्य मुद्दों पर मतभेद हैं, जिनमें अवैध आप्रवासी का मुद्दा है, प्राकृतिक गैस में सेंधमारी और व्यापार से जुड़े हुए कई मामले शामिल हैं। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और वर्ष 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत भारत ने विवादित मुद्दों पर बातचीत के अलावा संबंधों को सुधारने पर काफी जोर दिया है। इसके अलावा 2015 में दोनों देशों के बीच कुछ परिक्षेत्रों या एनक्लेव को आदान प्रदान का एक समझौता भी होता है और उस समझौते पर अमल भी होता है। तो कुल मिलाकर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य हैं। भारत और नेपाल के बीच में अब तक कैसे संबंध रहे हैं, हाल के कुछ सालों में क्या नए परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो भारत और नेपाल की बात की जाए तो भारत और नेपाल के बीच से हमेशा ही मधुर संबंध रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई है, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों ने निरंतर एक दूसरे का सहयोग किया है। हालांकि मधुर संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में यानी पास्ट में व्यापार से संबंधित कई मनमुटाव पैदा हुए हैं। इसके अलावा नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भी भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता को जताया है। लेकिन तमाम मतभेदों और विभेदों के बावजूद भारत और नेपाल दोनों व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। भारत और भूटान की बात करें तो भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी बड़ी परियोजनाओं में हाथ बंटा रहा है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्ला लोगों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया, जिससे भारत को एक बड़ी मदद मिली है। भूटान को विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान देने वाले देशों में भारत अग्रणी है। भारत और मालदीव की बात की जाए तो सन 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की थी। भारत ने हमेशा से ही मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में मदद की है। बांग्लादेश और म्यांमार की बात करें तो इनके बीच में रोहिंग्या लोगों को लेकर के मतभेद है। वहीं बांग्लादेश और नेपाल की बात करें तो इनके मध्य हिमालयी नदियों के जल को लेकर के विवाद रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सार्क की, यानी दक्षेश। देखिए, पूरा नाम है इसका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। छोटे प्रश्न में यह पूछा भी जा सकता है। स्थापना कब होती है? तो स्थापना जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 8 दिसंबर 1985 को होती है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। सार्क के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें बांग्लादेश है, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों हैं। इसके अलावा भारत का पड़ोसी भूटान है, भारत का पड़ोसी नेपाल है, श्रीलंका और मालदीव है। अफगानिस्तान 2007 में, देखिए यहाँ पे 2008 लिखा है लेकिन अपनी बुक में 2007 दिया हुआ है, तो आप 2007 याद रखिएगा। 2007 में अफगानिस्तान है वो सार्क का सदस्य बनता है। इस संगठन का मुख्यालय है
वो काठमांडू नेपाल में है। अब आ जाते हैं सार्क के प्रमुख उद्देश्यों पर। तो सार्क का प्रमुख उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आपसी क्षेत्रीय सहयोग, शांति और प्रगति हासिल करना। दक्षिण के सदस्य देशों की बात की जाए तो इन्होंने सन 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा के समझौते पर हस्ताक्षर किए और पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया और इस समझौते का लक्ष्य है इन दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम किया जाए। इसके बाद बात करें तो शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में बढ़ता अमेरिकी प्रभाव। तो इस पे भी 2-3 बिंदु देख लेते हैं। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव है वो तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। इसके अलावा अमेरिका भारत और पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है। तो कहने का मतलब शीत युद्ध के बाद से दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ा है। पार्ट नंबर 3 को हमने देखा, दक्षिण एशिया को पूरी डिटेल से जाना, प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया, जहां से भी प्रश्न पुट अप हो सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों पर हमने फोकस किया, उन प्रश्नों के बारे में जाना, समझा, हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि किसी तरह का कोई और डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको समय पर मिल सकें। 7 दिन के अंदर अंदर ये 15 वीडियोस डाल के इस कोर्स को पूरा किया जाएगा। इस किताब से जुड़े हुए, कक्षा 12 की राजनीति से जुड़े हुए हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।